बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 17 लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स। याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और साथ साथ चीज़ें नोट करेंगे या फिर बुक के ऊपर अंडरलाइन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसी चैप्टर में कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स को पढ़ते चले आ रहे हैं। कंडक्टर्स के लिए हमने ये बात की थी कि ऐसे मटीरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी हाई हो या जिनमें से करंट इजीली पास कर सके, तो उन मटेरियल्स को हम नाम दे के आ रहे हैं कंडक्टर्स का। लेकिन आज थोड़ा गौर करें, कंडक्टर से पहले क्या लगाया जा रहा है? सुपर, यानी कि कंडक्टर से ऊपर के दर्जे की बात होने जा रही है आज के टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको चैप्टर 13 में लेके चलूँ, तो चैप्टर 13 में आप ये बात पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी आप किसी मेटल को या कॉपर वायर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो वहाँ पे करंट आ जाता है सर्किट में। ऐसे ही था। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर स्विच को ऑन कर दें ताकि आपको लगे कि भाई करंट फ्लो कर रहा है, ये ना हो कि फिर आप कमेंट में कह रहे हो सर जी स्विच तो ऑन था नहीं, आपने कहा करंट फ्लो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दूं, तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करती है? अपोजिशन का रोल प्ले करती है ना। तो क्या करेगी? आपके करंट को रोकने की कोशिश करेगी सर्किट में। अब अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना भी लगाऊं तब भी तो अपोजिशन हो रही होगी ना भाई। तब कौन करेगा? आपने मेटल को क्या किया हुआ है? बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तब भी तो रेजिस्टेंस होगी ना उसकी अपनी, कि नहीं होगी, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने लगाई नहीं है। और नहीं, जो उसके अपने एटम्स होंगे वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहे होंगे। ये बात आप चैप्टर 13 में पढ़ के आ रहे हैं। एटम्स क्या करते हैं? रेजिस्टेंस का रोल प्ले करते हैं। अब होगा क्या? आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वो जो एटम्स होंगे उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। वाइब्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो और वाइब्रेट तेज करना स्टार्ट कर देंगे। अब चल क्या रहा होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से एटम्स उनके रास्ते के आगे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो आके टकराएंगे। तो ये एटम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। उन चार्जेस को कह रहे हैं कि तू गुजर के दिखा यहाँ से, हम देखते हैं कि कैसे गुजरता है, तो है ना। कुछ गुजर जाएंगे, कुछ नहीं गुजरेंगे। तो इसका मतलब ये बात हमारे लिए तो नुकसानदेह है ना। हम चाह रहे थे सर्किट के अंदर करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करे, एटम्स हमारे अपोजिट काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम नहीं गुजरने देंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये तो मेरे नुकसान में चलेगी ना बात, क्योंकि मैं करंट ज़्यादा चाहता हूँ और वहाँ पे करंट काम कर रहे हैं कौन? एटम्स। तो मैं क्या चाहूँगा कि किसी तरीके से ये जो एटम्स मेरे इन चार्जेस के लिए रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहे हैं ना, ये ना करें, ताकि मेरे चार्जेस पास कर जाएं इजीली और इससे मैं अपना फ़ायदा ले सकूं। मैं तो यही चाहूँगा ना। तो यही आज का हमारा टारगेट है कि किसी तरीके से हम रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो हमारे बहुत से ऐसे काम पेंडिंग में पड़े हैं जो हम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा टारगेट है कि रेजिस्टेंस को हम किसी तरीके से कम कर दें। अगर ये कम हो जाए, ज़ीरो हो जाए, फिर हमें क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा ज़रा देखें। सपोज करें जी वही सर्किट है, अब आपके पास रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गई है। मान लें जब रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी तो चार्जेस फ्लो करेंगे, पहले से कर रहे हैं ना, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। जब इन चार्जेस को रोकने के लिए कोई चीज़ वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो क्या ये रुकेंगे? नहीं रुकेंगे ना, तो फ्लो करते रहेंगे हमेशा। अब आप ये वाली बैटरी हटा भी देंगे ना, यहाँ पे हटा भी देंगे, और तब भी ये फ्लो करते रहेंगे, और आप अपना काम ले लें इससे जो आपने लेना है। वहाँ पे क्या मुसीबत पड़ रही थी? बार बार आगे रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस आपके करंट को कम कर रही थी, हमें वोल्टेज देना पड़ता था, पोटेंशियल देना पड़ता था, पुश देना पड़ता था। उधर से फिर रेजिस्टेंस हमारे करंट को कम करती थी और हम चाहते थे ज़्यादा, फिर हमें और वोल्टेज देनी पड़ती थी। और यहाँ हमें बार बार वोल्टेज देनी नहीं पड़ रही,
ये थोड़े कम, ये कम फायदे की बात है, ये बहुत बड़ा फायदा है हमारे लिए कि हम वो जो बार बार देते हैं एनर्जी, वो हम अपनी बचा के किसी और काम में लगा दें, यहाँ हमारा काम चलता रहेगा। तो ये कितना बड़ा फायदा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही टारगेट है, हम यही चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि रात आप बैठे सोचें कि मैं ऐसा कर लूँगी या कर लूँगा, और सुबह उठे, सुबह दिमाग ही काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये इतना आसान नहीं है। रेजिस्टेंस को ज़ीरो करना ये आसान नहीं है। अभी तक जो हमारी बुक के अकॉर्डिंग या थोड़ी बहुत आप जो रिसर्च करेंगे उसके मुताबिक तो 3-4 सुपर कंडक्टर आपको मिलेंगे सारे। लेकिन अब तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई 17, 18 या 20 हो गए होंगे सुपर कंडक्टर। तो ये बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए फ़ायदेमंद, लेकिन है मुश्किल। तो मेरा ख्याल है इतनी जो बेसिक या तमीज़ जो मैंने बांधने की कोशिश की है, अब थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बातें बैठ गई होंगी। अब इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ज़रा डेफिनेशन पे गौर कीजिएगा। कहता है दोज मटीरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम्स ज़ीरो, ऐसे मटीरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है चैप्टर 13 में। अब मैं चाहे रेजिस्टेंस बोलूँ चाहे रेजिस्टिविटी बोलूँ, आपने समझ जाना है। दोज मटीरियल्स हुज रेजिस्टिविटी बिकम्स ज़ीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी ख़ास टेम्परेचर पे या ख़ास से थोड़ा और नीचे चले जाओ, ये कुछ ज़रूरी नहीं है बिलो लिखना, ठीक है ना। किसी ख़ास टेम्परेचर पे जब मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो बन जाए, तो उस टाइम जो आपका कंडक्टर होता है वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। ये है डेफिनेशन। अब वो जो सर्टेन टेम्परेचर होगा, ख़ास टेम्परेचर, उस ख़ास टेम्परेचर को आप नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये भी डेफिनेशन आती है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर? टेम्परेचर एट विच मटेरियल बिकम सुपर कंडक्टर, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आके आपका कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है, उस टेम्परेचर को आप क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब जी पहला सुपर कंडक्टर कब बना और किसने बनाया, डिस्कवर किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो फर्स्ट सुपर कंडक्टर इन 1911 में डिस्कवर हुआ, और साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आता है, कमेरलिंग ऑन्स। तो कमेरलिंग ऑन्स जो साइंटिस्ट है, इसने 1911 में पहला सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया। When it was observed that electrical resistance of mercury, किस केस की बात कर रहा है? मरकरी के केस की बात कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मरकरी के लिए ये आपने निशानी याद रखनी है। डिसअपेयर सडनली एज टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बिलो 4.2 केल्विन, यानी कि उसने मरकरी के केस में ये देखा कि टेम्परेचर सपोज कर लो पहले 255 से उसने स्टार्ट किया, या 235 जो रिसर्च के अकॉर्डिंग आ रहा है डिजिट, तो अब वो 235 या 255 जो भी है, बहरहाल उसने टेम्परेचर स्टार्ट करते 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 कम करते करते टेम्परेचर जो भी पहले लिया उससे कम करते 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 अभी नहीं रुकना। ऐसे थोड़ी है कि 235 से स्टार्ट किया, डायरेक्ट वो आ गया 30 पे, और उसके बाद डायरेक्ट आ गया 4.1 ना, वही यहाँ जिंदगियाँ लगी पड़ी हैं। ये नहीं कि आप ये बिल्कुल स्मूथली कह लें कि वो टेम्परेचर डिक्रीज करता रहा, करते 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 उसे भी उम्मीद होने लगी कि ये नहीं होना, ये सुपर कंडक्टर नहीं बन सकता। करते करते वो भी 50-60% उम्मीद छोड़ चुका था। करते 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 कम करते 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 अचानक क्या देखा उसने, और रेजिस्टिविटी मटेरियल की ज़ीरो हो गई है। उसने कहा यार इस पॉइंट पे मतलब चेक तो करूं टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। उसने देखा उस टाइम टेम्परेचर आ रहा था 4.2 केल्विन। तो ये तो ख़ास टेम्परेचर बन गया ना, कि इस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या हो गई? ज़ीरो। तो ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर हुआ। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू पे सडनली अचानक उसने देखा कि भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो गई है? ज़ीरो। तो समझ गया कि अब ये कंडक्टर क्या बन गया? सुपर कंडक्टर। तो ये था आपका फर्स्ट सुपर कंडक्टर। तो आपने ये बातें सारी याद रखनी, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब इसी चीज़ का उसने ग्राफ प्लॉट किया बुक में, तो वो ग्राफ समझ लें। पहले तो ये देखें कि अगर हम आम नॉर्मल मेटल की बात करें तो उसमें हमारा जो ग्राफ चलता है वो कैसे चलता है कि भाई आप टेम्परेचर कम करते जाएं आपकी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, होते 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 एक पॉइंट आएगा
कि जिस पॉइंट पे देखो टेम्परेचर भी क्या हो गया 0, रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई 0। आमतौर पे तो ये चल रहा होता है ना, लेकिन इस केस में क्या चल रहा था, इस केस में ये कहानी चल रही थी कि ये देखें जी, काम करते करते जो भी उसने पहले टेम्परेचर लिया वहाँ से ये काम करते 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 टेम्परेचर कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, रेजिस्टिविटी कम हो रही है, करते करते अचानक ये घड़म 0। उसने देखा यार, ये देखे ना, अगर यहाँ ग्राफ आता तो फिर कहानी समझ आती इस तरह की, लेकिन अचानक क्या हुआ कि इस पॉइंट पे पहले टेम्परेचर कम करता जा रहा है, रेजिस्टिविटी कम होती जा रही है, देख लें। अचानक उसने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये वो पॉइंट आया या वो खास टेम्परेचर आया जिस पे रेजिस्टिविटी फौरन घड़म 0। तो ये टेम्परेचर कौन सा बन गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या होगी 0, तो आपका कंडक्टर क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। तो ये उसका ग्राफ था मरकरी के लिए, ये आपने याद रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट ग्राफ है। तो अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास 2 ही टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। अब लो टेम्परेचर में आपकी बुक ने जो इसकी एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा 4.2 केल्विन के अलावा जो ख़ास टेम्परेचर पे आपके कंडक्टर सुपर कंडक्टर बने, उनमें से कौन कौन से और हैं, एग्जांपल्स आप दें। तो उस एग्जांपल्स के लिए आप ये 3 एग्जांपल्स याद रख सकते हैं जो बुक ने मेंशन किए, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, लेकिन उसी को हमने याद रखना है कि लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम देना है। क्यों, वो वजह बताता हूँ। कहता हुज क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड नियर टू 0 केल्विन, यानी कि नियरली इक्वल टू 0 के करीब करीब, थोड़े बहुत ऊपर होगी वैल्यू, लेकिन वो इतनी ऊपर नहीं होगी। तो 0 के नियरर जितनी भी आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होगी, उसके ऊपर जो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बने हैं, उनमें से कुछ की एग्जांपल्स बुक ने यहाँ पे मेंशन की है, जिसमें सबसे पहले एल्यूमिनियम है। तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 1.18 केल्विन। तो इस पे एल्यूमिनियम आपका सुपर कंडक्टर बन गया था। अब 1.18 केल्विन को देखें, 0 के तो करीब ही है ना, ये तो नहीं है कि मैं कह दूं कि यहाँ पे 200 या 150 100, नहीं ना, 0 के नियर ही है वैल्यू। तो उसके बाद सेकंड आपने टिन को याद रखना है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 3.72 केल्विन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद लेड का क्रिटिकल टेम्परेचर देखें 7.2 केल्विन। अब ये भी नहीं 0 के करीब तार ही समझा जाएगा, 0 नहीं है 0 के करीब तार, लेकिन 0 से इतनी बड़ी वैल्यू भी तो नहीं है ना। तो ये सारे क्या हैं, लो टेम्परेचर है। तो इन लो क्रिटिकल टेम्परेचर्स पे जब आपके कंडक्टर सुपर कंडक्टर बने, तो वही टाइप बन गई लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो उसके लिए आपने पहली निशानी याद रखनी है कि भाई कोई खास एक निशानी हो टेम्परेचर की, जिससे ऊपर के टेम्परेचर पे जितने भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर बने होंगे तो हम समझेंगे कि ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है। तो वो खास निशानी क्या है, यहाँ पे याद रखिएगा कि देखें आपके पास सॉरी डियर स्टूडेंट्स, के लिक्विड नाइट्रोजन का जो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 77 केल्विन। तो 77 केल्विन से ऊपर जिस टेम्परेचर पे आपका कंडक्टर सुपर कंडक्टर बनेगा, उसे आप हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का नाम देंगे। वो किस टाइप में चला जाएगा, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर में चला जाएगा। तो अब उसमें एग्जांपल देखते हैं जी। इन 1986, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। In 1986 a new class of ceramic materials, कौन से, ceramic materials, ये बात भी याद रखनी है। Who's discovered that becomes superconductors with a critical temperature as high as 125 केल्विन। अब देखें 125 केल्विन तो 0 से बहुत ज़्यादा आगे है, तो 77 से क्या है, अबव, तो ये वो खास क्रिटिकल टेम्परेचर आ गया ना। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे गौर करें, ये 77 केल्विन से क्या है, बड़ी वैल्यू। तो इस पे जो आपका कंडक्टर सुपर कंडक्टर बना वो 1986 में बना। तो ये किस कैटेगरी में चला जाएगा, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है रिसेंटली अ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये बात भी याद रखिएगा, एक कॉम्प्लेक्स जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आया नोन एज यूट्रियम बेरियम ऑक्साइड। ये नाम भी याद रखें, फार्मूला भी याद रखें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है।
यूट्रियम या यूट्रियम भी पढ़ सकते हैं, यूट्रियम भी पढ़ सकते हैं। बेरियम ऑक्साइड का फार्मूला YbA2Cu3O7, ये फार्मूला भी MCQs में आता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे। हैव बीन रिपोर्टेड टू बिकम सुपर कंडक्टर एट 163 केल्विन, 163 केल्विन को आप -110 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, बाय प्रोफेसर याओ लियोन्स ली एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लो जी 163 केल्विन 77 से अबव है, तो इस ख़ास टेम्परेचर पे आपके पास यूट्रियम बेरियम ऑक्साइड वाले कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन का स्ट्रक्चर भी क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। किसकी तरफ से, प्रोफेसर याओ लियोन्स ली, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसको याद रखें। और ये तब कहाँ पे बैठ के ये परफॉर्म कर रहा था या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करते हैं, वहाँ पे ये पढ़ रहा था, तब आपको उसने ये वाला जो सुपर कंडक्टर है ये डिस्कवर करके दिया था। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स आपके पास इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। अब हमारे पास है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि हम क्या चाहते हैं। चलो बन गए, हम क्या चाहते हैं भाई। ये टेम्परेचर देखें ना आप, ये तो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, तो ये तो कोई ख़ास कंडीशंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं ना। ये तो नहीं है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पे आप ये टेम्परेचर ले लें ना। ये तो एक अच्छी बड़ी महंगी लैब में जाके इतना टेम्परेचर आप दे सकते हैं ना। आम लाइफ में तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी इस टेम्परेचर पे जो भी होंगी। और उसके बाद अगर आप ये टेम्परेचर देखें, ये भी अच्छा खासा टेम्परेचर है, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं ना यहाँ सुपर कंडक्टर बनना शुरू हो जाए, रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए, हम ये चाहते हैं। तो हम रूम टेम्परेचर की बात करना चाह रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर पे हम सुपर कंडक्टर चाहते हैं कि ये हमें मिले, तो ये अभी तक नहीं मिले। तो जब मिलेंगे ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, ठीक है, पूरी दुनिया ही खुश हो जाएगी। तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उम्मीद रखें इंशाल्लाह हो जाएगा आने वाले वक्त में। अब लास्ट में है एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, ये भी 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इसमें याद रखिएगा, एक और पॉइंट याद रख लें फिर आप इस तरफ आएँ। पॉइंट क्या है, रीमेंबर कि ये जो आपके पास सुपर कंडक्टर्स है ना, ये नेचर में आपके पास क्या है, डायामैग्नेटिक हैं। ये MCQs है। नेचर में आपके पास सुपर कंडक्टर्स क्या कहलाएंगे, डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक को हम आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लें कि डायामैग्नेटिक मटेरियल वो आपके पास हैं जो मैग्नेट को क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है, जो मैग्नेट को रिपेल करेंगे। अब रिपेल से मुराद ये भी नहीं है कि वो आए और उसको उठा के दूर फेंक दे ना, फिर थोड़ा बहुत बीच में स्पेस होगी ना, वो उसको दूर कर सकते हैं ना उसको अपनी तरफ खींच सकते हैं। जो भी आपके पास सुपर कंडक्टर होगा वो मैग्नेट को, जब वो डायामैग्नेटिक बन जाएगा तब ना तो वो उसको दूर कर सकता है ना ही उसको करीब कर सकता है, बल्कि उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस और उसको वहीं पे वो रखेगा, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता खास, ठीक है। ये हम डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल आप MCQs के तौर पे याद रख लें, सिर्फ इन नेचर में सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपने नाम सुना होगा मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स। तो वो जो पटड़ियाँ होती है ना, पटड़ी जिस पे ट्रेन चलती है, उससे थोड़ा सा गैप के ऊपर ये ट्रेन हाई स्पीड से चलती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी आपने क्या कर दी, 0। अब वो फटाफट जा रही है तो फिर जा रही है, ठीक है। तो बहरहाल इसको भी ज़्यादा डिटेल में आप ना लेके जाएं, सिर्फ आप इसको एप्लीकेशन के तौर पे याद रख लें। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको MRI बोलते हैं। ये भी आपने इसकी एनिमेशंस देखी होंगी, मेडिकल फील्ड में यूज़ की जाती है। हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की जब ज़रूरत पड़ती है तो तब हम MRI यूज़ करते हैं। थर्ड है आपके पास पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर। फिर चौथे नंबर पे है फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर भी आप इसी सुपर कंडक्टर का यूज़ करते हैं, और यही आपका टॉपिक है। और लास्ट में हमने यहाँ पे एक MCQs की लाइन लिखी हुई है, सुपर कंडक्टर्स आर, यहाँ पे क्या आएगा, है ना। तो ये मैंने इसीलिए ये खाली जगह छोड़ी है कि अगर आप बुक की साइड इंफॉर्मेशन में देखेंगे ना, यहाँ पे कहता है सुपर कंडक्टर्स आर एलॉयज दैट एट सर्टेन टेम्परेचर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस। तो ये वाला बॉक्स आपने याद रखना है और यहाँ पे एलॉयज की ऑप्शन आएगी, ये MCQs बन के आता है। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs था। लो जी टॉपिक ख़त्म हो गया है, लेकिन सर जी ये जो आपने यहाँ पे डिज़ाइनिंग की हुई है ये क्या है, इसको समझते हैं। अभी आपने पेपर में नहीं लिखना, सिर्फ यहाँ दिमाग में रखना है। क्या
कि देखें जी ये सुपर कंडक्टर बनता कैसे है, या इससे अगली कोई कहानी है। तो सपोज करें कि ये आपके पास क्या है, कंडक्टर। क्या है, कंडक्टर। जब ये कंडक्टर होगा तो इसका मतलब यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर, खास टेम्परेचर से क्या होगा, ग्रेटर, तभी तो कंडक्टर है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर वैल्यू होगी तो फिर तो वो सुपर कंडक्टर बन गया। तो जब टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा होगी और रेजिस्टिविटी नॉट इक्वल टू 0, तो तब आपको ये कंडक्टर ही होगा ना। ओके ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी कूलिंग करेंगे। तो इस तरफ लेके जा रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, कूलिंग। तो टेम्परेचर क्या हो गया, लो, कम होता जाएगा ना। तो फिर इसका मतलब जब ये वाली सिचुएशन बनेगी, कूलिंग करते 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 एक टाइम आएगा कि टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या हो गया, बिलो, कम। तो फिर उस टाइम क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी इक्वल टू 0। तो यही निचोड़ आपको बता रहा हूँ जो पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी 0 हो गई, तो इसका मतलब ये क्या बन गया फिर, सुपर कंडक्टर। क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। लो जी, सुपर कंडक्टर बन गया। अब दो ही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, याद रखिएगा। इस सिचुएशन पे या तो कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी बिल्कुल 0, तब भी आप इसको सुपर कंडक्टर कहेंगे, या फिर इस कंडीशन पे जब आप कूलिंग कर रहे होते हैं तब आपके पास कुछ मटेरियल्स में ये देखा गया है कि भी रेजिस्टिविटी नियरली इक्वल टू 0 आ रही है, 100% 0 नहीं है, नियरली इक्वल टू 0, तब भी आप उनको सुपर कंडक्टर कह देते हैं। फिर से सुन लें, रेजिस्टिविटी 0 हो जाए तब भी आपका ये सुपर कंडक्टर है। अगर रेजिस्टिविटी 0 नहीं हुई, 99% हो गई है 0 के करीब, 100 नहीं हुई, 100% 0 नहीं है, 99% 0 के नियरर है, तब भी आप कुछ मटेरियल्स को सुपर कंडक्टर कह देते हैं कि भाई ये सुपर कंडक्टर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि या फिर रेजिस्टिविटी नियरली इक्वल टू 0, तब भी उनको बोल सकते हैं आप सुपर कंडक्टर। फिर करते क्या हैं आप, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, देखें, एट 0 केल्विन रेजिस्टिविटी 0, तब भी वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा। एट 0 केल्विन अगर रेजिस्टिविटी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 99% वो 0 के नियर है लेकिन 100% 0 नहीं हुई, तब भी वो कंडक्टर आपका सुपर कंडक्टर ही कहलाएगा। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्लियर। अगर आप 100% 0 करेंगे ना, तब आपका वो जो सुपर कंडक्टर होगा वो परफेक्ट कंडक्टर बन जाएगा। परफेक्ट में और सुपर में फर्क है। तो परफेक्ट कंडक्टर के लिए फिर क्या करना होगा, वो जिसकी थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी रहती है अभी 0, मुकम्मल 0 होने से, यानी कि 99% 0 के आप करीब पहुंच चुके, आपने सुपर कंडक्टर कह दिया। अब उसको 100% 0 कैसे करेंगे कि उसी सुपर कंडक्टर को आप उठाएंगे और बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जोन में रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी को, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जोन में रखेंगे। ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके अंदर आप उसी सुपर कंडक्टर को रख देंगे जिसकी रेजिस्टिविटी नियरली इक्वल टू 0 हो गई है। उसको 100% 0 करने के लिए आपने क्या कर दिया, सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड जोन में रख दिया। फिर उसके कुछ टाइम के बाद आप इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, रिमूव। जब आप इस मैग्नेटिक फील्ड को हटाएंगे और इसको निकालेंगे तो ये आपके पास मुकम्मल एक परफेक्ट कंडक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब परफेक्ट सुपर कंडक्टर कब बनेगा, जब 100% गारंटी होगी कि 0 केल्विन पे रेजिस्टिविटी 0 ही हो, तब आपके पास वही सुपर कंडक्टर परफेक्ट कंडक्टर भी कहलाता है। लेकिन सुपर कंडक्टर की कंडीशन पे 0 हो जाए तब भी सुपर कंडक्टर बोलते हैं, लेकिन 100% 0 ना हो, रेजिस्टिविटी नियरली इक्वल टू 0, 99% तकरीबन 0 के करीब आप पहुंच चुके हो, तब भी आप उन कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कह सकते हैं। लेकिन फिर उसका तरीका क्या होता है कि आप उसको मैग्नेटिक फील्ड जोन में रखते हैं, रखने के बाद कुछ टाइम या अरसे के बाद आप मैग्नेटिक फील्ड से उसको बाहर निकालते हैं, तो आपके पास 100% ऐसा सुपर कंडक्टर बन चुका होता है जिसकी रेजिस्टिविटी 0 ही होती है। तब आप उसको बोल सकते हैं परफेक्ट सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप उसको परफेक्ट सुपर कंडक्टर बोलें। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मेरे लिए भी दुआ करते रहें। थैंक यू वेरी मच।